दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, फॉर्म संख्या 340 को कैसे भरते हैं, इसकी चौथी और आखिरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो तक हम लोगों ने फॉर्म संख्या 340 के पेज संख्या 9 तक जानकारी ले चुके हैं और आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग फॉर्म संख्या 340 के पेज संख्या 10 पर चलते हैं। अब दोस्तों, इस समय आपको अपने स्क्रीन पर फॉर्म संख्या 340 का पेज संख्या 10 दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह जो पहली लाइन दी जा रही है, पहली लाइन अभिकर्ता के द्वारा स्पष्ट की जाती है। यदि अभिकर्ता ने इस फॉर्म को भरा है तो अभिकर्ता यह कहता है कि इस फॉर्म में मैंने जो भी उत्तर लिखा है वह प्रस्तावक से और बीमा धारक से पूछ कर लिखा है और इस प्रस्ताव पत्र में जितने भी प्रश्न दिए हैं उसका स्पष्टीकरण मैंने प्रस्तावक को और बीमा धारक को बता दिया है। प्रस्तावक ने और बीमा धारक ने इस फॉर्म में दी गई जानकारी को स्पष्ट तौर पर समझ लेने के बाद ही सिग्नेचर किया है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको घोषणाकर्ता का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पर अभिकर्ता अपना नाम लिखेगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपना नाम लिख देते हैं। अब इसके बाद घोषणाकर्ता का पता, यानी आपको अपना पता नोट करना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर अपना एड्रेस भी नोट कर दिया। अब जब आप इतना कंप्लीट कर चुके होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो प्रस्तावित व्यक्ति है, यानी जो आपका बीमा धारक है, या फिर यूँ कहूँ कि आप जिस व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पर करना होता है। तो चलिए हमने यहाँ पर विनोद पटेल का सिग्नेचर करा लिया। अब इसके बाद जो लिखा जा रहा है यह स्पष्टीकरण प्रस्तावक और जो बीमा धारक है वह कहता है। अब यहाँ पर प्रस्तावक और जो आपका भावी बीमा धारक है वो क्या कहता है, उनके द्वारा लिखा जाता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस फॉर्म के अंदर और जो भी अन्य दस्तावेज मैं जो दे रहा हूँ इन सभी के विषय में पूरी जानकारी श्रीमती। अब इसके बाद आपको अपना नाम यानी अभिकर्ता का नाम और व्यवसाय लिखना होता है। तो चलिए हम इसको नोट कर देते हैं। हमने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया और फिर अभिकर्ता लिख के भारतीय जीवन बीमा निगम लिख दिया है। अब सेंटेंस क्या बन जाता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि रितेश कुमार उपाध्याय जो कि LIC के अभिकर्ता हैं, इन्होंने इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या मैं जो भी दस्तावेज दे रहा हूँ इसके विषय में पूरी तरह से हमको समझा चुके हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर प्रस्तावक का और जो आपका बीमा धारक है उन दोनों का सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान लगवाना होता है। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट करा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रस्तावक का और जो हमारा भावी बीमा धारक है इन दोनों लोगों का सिग्नेचर करा लिया है। अब देखिए अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका प्रस्तावक या बीमा धारक दोनों में से कोई भी अंगूठा निशान लगाता है या दोनों में से कोई भी जिस भाषा में आप फॉर्म भरे हैं उसकी जानकारी उसे नहीं है, तब फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए जिसको कि जिस भाषा में फॉर्म भरा गया है उसकी जानकारी हो। जैसे हम यहाँ पर हिंदी भाषा में फॉर्म भर रहे हैं और एक पल के लिए मान लीजिए कि जो हमारा बीमा धारक है या फिर प्रस्तावक है उसको हिंदी की जानकारी नहीं है, तो फिर हमको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लेना चाहिए जिसे हिंदी का पता हो, जो हिंदी की लिखावट को पढ़ सकता हो, हिंदी समझता हो। बेहतर होगा कि यदि उसी परिवार का कोई दूसरा सदस्य है जो कि पढ़ा लिखा है और मेजर है, यानी उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तो आपको ऐसे व्यक्ति को इस फॉर्म में यहाँ पर सिग्नेचर कराना होता है, यानी उस व्यक्ति के द्वारा घोषणा की जाती है। अब यहाँ पर वह व्यक्ति क्या घोषणा करता है, वह व्यक्ति कहता है कि इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीमा धारक और प्रस्तावक को उसकी भाषा में भली भांति समझा दिया गया है, इसका मैं प्रमाण देता हूँ। अब यदि यहाँ पर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बन जाएगा, मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने प्रस्ताव पत्र के उपरोक्त प्रश्नों और उपरोक्त सामग्री को प्रस्तावक प्रस्तावित व्यक्ति को हिंदी भाषा में, अब यहाँ पर हिंदी चूंकि फॉर्म हिंदी में भरा गया है तो यहाँ पर हिंदी लिखा जाएगा, हिंदी भाषा में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और प्रस्तावक प्रस्तावित व्यक्ति ने उसे पूरी तरह से समझ लेने के बाद ऊपर अंगूठे का निशान लगाया है। दोस्तों, मेरी तो राय होगी कि जब भी आप कोई भी बीमा करते हैं तो किसी न किसी एक सदस्य को आपको घोषणा के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। भविष्य में यदि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति पैदा होती है तो यह आपके लिए एक छोटा सा लेकिन सुरक्षात्मक कार्य हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। रमाशंकर पटेल जी हैं, हमने उनका सिग्नेचर करा लिया, फिर उनका नाम लिख दिए और फिर उनका एड्रेस यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं फॉर्म के निचले हिस्से पर। अब यहाँ पर फॉर्म के निचले हिस्से में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के विषय में जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि लगभग अभिकर्ता इन चीजों को पढ़ते ही नहीं है। भले ही आप अपने ग्राहक को बताएं न बताएं, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि जब इसके विषय में हम जानकारी देंगे तो हमारी वीडियो काफी लंबी होगी, लेकिन
फिर भी मैं यह जानकारी आप तक पहुंचाना चाहूंगा, क्योंकि यह जो धाराएं हैं यह धाराएं आपकी एजेंसी को प्रभावित कर सकती हैं। तो कम से कम यह जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि अगर आप कोई बीमा कर रहे हैं तो वह बीमा सही निर्णय के साथ करें, ताकि कल की डेट में आपकी एजेंसी पर कोई समस्या न आए। भले ही हो सकता है कि आज आपका काम छोटा चल रहा हो, कल की डेट में आप MDRT, CUT और TUT करेंगे तो उन चीजों में कहीं यह बाधा पैदा न कर दे, इसलिए मैं यह जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए 3 से 4 शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। पॉलिसी जारी होने की तारीख, दूसरा आएगा जोखिम शुरू होने की तिथि, तीसरा आएगा पॉलिसी पुनर्चलन की तिथि और चौथा आएगा पॉलिसी पर आरोहक की तिथि। मुझे लगता है कि जोखिम होने की तिथि के विषय में तो आप जानते होंगे, पुनर्चलन के विषय में भी आपको जानकारी होगी, लेकिन चलिए हम इसके विषय में भी जानकारी दे देते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप इस फॉर्म को भर लेते हैं और फॉर्म को भरकर आप जाते हैं ब्रांच में बीमा पॉलिसी चालू कराने के लिए। तो जिस डेट में आप इस बीमा पॉलिसी को चालू करते हैं, यानी जिस डेट में पॉलिसी नंबर अलॉट होता है, उसको कहते हैं पॉलिसी जारी होने की तिथि। इसके बाद जोखिम शुरू होने की तिथि। देखिए जरूरी नहीं है कि हर बीमा में जिस डेट में आप पॉलिसी कर रहे हैं उसी डेट में रिस्क कवर शुरू हो जाए। खासतौर से बच्चों के बीमे में जब बच्चे की अवस्था 8 साल या उससे कम की होती है तो ऐसी पॉलिसियां जो रिस्क कवर है उसको रिस्क कवर शुरू होने में थोड़ा सा समय लेती हैं। तो वह जो डेट होता है जिसमें रिस्क कवर शुरू होता है उसको कहते हैं जोखिम शुरू होने की तिथि। और तीसरा शब्द है पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि। सपोज दैट कोई ग्राहक ऐसा है जिसने अपनी पॉलिसी तोड़ रखी है, उसकी पॉलिसी बंद पड़ी हुई है, तो जिस डेट में वह अपनी पॉलिसी को फिर से दोबारा स्टार्ट करता है उसको कहते हैं पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, अंग्रेजी में रिवाइवल डेट कहते हैं। पॉलिसी पर आरोहक की तिथि, यानी आप किसी पॉलिसी को जब किसी ग्राहक को सेल करते हैं तो जो आप राइडर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए टर्म राइडर हो गया, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर हो गया, ADDV राइडर हो गया, क्रिटिकल इलनेस राइडर हो गया, तो इस राइडर को ही आरोहक कहा जाता है हिंदी भाषा में। तो यह जरूरी नहीं है, मैक्सिमम अभिकर्ता तो जब पॉलिसी करते हैं तभी वो आरोहक देते हैं, मतलब जो राइडर है वो तभी देते हैं। लेकिन यदि आपने किसी पॉलिसी में राइडर नहीं दिया हुआ है और चाहते हैं, आपका ग्राहक बोलता है कि भाई मेरे को राइडर चाहिए, या यदि आप अपने ग्राहक को सजेस्ट करते हैं तो बाद में भी आप किसी पॉलिसी में राइडर दे सकते हैं। यह नियम LIC की योजनाओं के साथ अवेलेबल है, मिलता है। अब चलिए हम उस ओर नहीं जाते हैं। यानी यहाँ पर जो 4 डेट आए, पहला आया डेट ऑफ कमिटमेंट DOC, दूसरा आया डेट ऑफ रिस्क यानी DOR, तीसरा आया डेट ऑफ रिवाइवल और चौथा आया डेट ऑफ राइडर यानी जिस डेट में आप राइडर दे रहे हैं वह डेट। इन चारों में से जो भी बाद में पड़ेगा, कोई भी बीमा कंपनी उस डेट के 3 साल के बाद किसी भी तरह का प्रश्न नहीं उठा सकती है। इसको ऐसे समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप किसी पॉलिसी को चालू करते हैं, लेकिन उस पॉलिसी में कोई तथ्य छिपाया हुआ है या कोई जो जानकारी दी गई है वो गलत जानकारी दी गई है और वह पॉलिसी 3 साल चल जाती है, तो 3 साल के बाद कोई भी बीमा कंपनी उस पॉलिसी को इस आधार पर कि उस फॉर्म में, यानी ये जो प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, इस प्रपोजल फॉर्म में गलत जानकारी दी गई थी, उसके क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को आज की डेट में पॉलिसी सेल की हुई है और वह जो ग्राहक है 2 साल सपोज दैट पॉलिसी चलाता है और किसी कारण से 2 साल के बाद उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो वह जो डेट है यानी जिस डेट में पॉलिसी रिवाइव हो रही है उसके 3 साल के बाद यह नियम लागू होगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन यह बोलता है कि यह जो चारों डेट हैं यानी डेट ऑफ कमिटमेंट, डेट ऑफ रिस्क, डेट ऑफ रिवाइवल और जो आरोहक यानी कि राइडर देने की जो डेट है, इन चारों में से जो भी बाद में पड़ता है, यदि प्रपोजल फॉर्म में या रिवाइवल फॉर्म में यदि कोई तथ्य छिपाया गया है या फिर कोई धोखाधड़ी की गई है, तो जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी का मतलब सिर्फ LIC से नहीं है, यह नियम जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं सभी के साथ लागू होता है। तो जो भी बीमा कंपनी है अगर कोई तथ्य छिपाया गया है तो वहां पर वह कंपनी उसके आधार पर क्लाइंट से क्वेश्चन कर सकती है और उस आधार पर क्लेम को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द मिला है जिसको कहते हैं धोखाधड़ी। धोखाधड़ी से मतलब क्या है? अब यहाँ पर देखिए कुछ स्पष्टीकरण भी दिया गया है। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? आपका जो बीमा धारक है वह कोई ऐसी
ऐसी जानकारी दे रहा है जो कि जानकारी वास्तव में सही नहीं है और आपके ग्राहक को भी ये पता है, चाहे वह प्रस्तावक हो चाहे वह बीमित व्यक्ति हो, उसको भी यह पता है कि यह जानकारी सही नहीं है, लेकिन गलत जानकारी यदि फॉर्म में देता है तो उसको धोखाधड़ी माना जाएगा। आपका जो बीमा धारक है या जो प्रस्तावक है, यह कोई ऐसा तथ्य छिपा ले जाता है जिसका कि उसे विश्वास था कि नहीं यह जानकारी हमको देनी चाहिए, लेकिन उसने वह जानकारी नहीं दी। सी ऑप्शन क्या कहता है? सी ऑप्शन बोलता है धोखाधड़ी के इरादे से किया गया कोई अन्य कार्य। धोखाधड़ी का मतलब क्या है? ग्राहक को ये पता है कि भाई हम बीमार हैं और वह सिर्फ बीमा पॉलिसी इसलिए लेना चाहता है कि कल की डेट में अगर हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो जो हमारा नॉमिनी है वह बीमे की रकम ले ले, तो उसको भी एक धोखाधड़ी माना जाएगा। अब यहाँ डी ऑप्शन में लिखा हुआ है कोई ऐसा कार्य या चूक जिसे कानून द्वारा विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो। अब इसके बाद दूसरा स्पष्टीकरण क्या दिया गया है? दूसरे स्पष्टीकरण का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी जानकारी है जो कि बीमा को प्रभावित करती है, लेकिन उसका स्पष्टीकरण देने की जगह पर जो आपका बीमा धारक है वो मौन रह जाता है, तो उसको भी धोखाधड़ी माना जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो पेज संख्या 10 है, यहाँ पर पेज संख्या 10 कंप्लीट हो जाता है और अब हम चलते हैं पेज संख्या 11 की ओर। दोस्तों इस समय आपको अपने स्क्रीन पर पेज संख्या 11 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? इसका तीसरा ऑप्शन बोलता है कि कोई भी बीमा कंपनी किसी पॉलिसी को, जैसे मान लीजिए उस पॉलिसी में कोई जानकारी दी गई और बीमा कंपनी को यह लगता है कि यह जो जानकारी है यह गलत दी गई है। यदि इस समय जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर ही बीमा पॉलिसी चालू हुई है, यदि सही जानकारी हमें दी गई होती तो शायद ये बीमा हम नहीं करते। अब यदि उस पॉलिसी में क्लेम आ गया तो सिर्फ इस आधार पर कि फॉर्म में जानकारी गलत दी गई थी, क्लेम को रोक नहीं सकती है। यानी जो डेथ क्लेम अगर उस पॉलिसी में आ जाता है तो उस डेथ क्लेम को बीमा कंपनी रोक नहीं सकती है। अब ऐसे में होता क्या है कि इससे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, जिस समय आप मिलने के लिए जा रहे हैं, सपोज दैट कि उस समय उसको कोई बीमारी चल रही है, लेकिन उस बीमारी के विषय में उसको जानकारी नहीं है, यानी जो आपका बीमा धारक है उसको नहीं पता है कि उसके शरीर में कोई बीमारी चल रही है और उस कंडीशन में आप उसका बीमा कर देते हैं, तो ऐसी पॉलिसियों के क्लेम रोके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपने जिस डेट में बीमा किया हुआ है उस डेट में न आपको पता है न आपके बीमा धारक को पता है। हाँ, अब यदि जांच में यह चीज पकड़ा गया है कि जिस समय आपने बीमा किया है उस समय उसको बीमारी थी, तो फिर जो बीमा धारक है, यदि बीमा धारक आपका जीवित है तो उसको, या फिर जो उसका नामनी है या फिर जो एसाइनी है उसको इस चीज को प्रूव करना होगा कि उस व्यक्ति को, यानी जो आपका बीमा धारक है, उसको ये बीमा करते समय इस चीज की जानकारी नहीं थी। उम्मीद करता हूं कि यह तथ्य आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम चौथे ऑप्शन की ओर। अब देखिए, जैसे आप मान लीजिए कोई पॉलिसी आपने की है और वह पॉलिसी जारी हो गई, या फिर पॉलिसी रिवाइव हो गई, या फिर उस पॉलिसी में आपने अलग से राइडर दे दिया है, मतलब ये जितनी भी स्थिति है, उस डेट के 3 साल के अंदर बीमा कंपनी को यह अधिकार होता है कि यदि जो दस्तावेज क्लाइंट ने दिए हैं, यानी आपका बीमा धारक दिया हो या फिर जो प्रस्तावक है उसने दिया हुआ है, बीमा कंपनी को यह पता चलता है कि यह जो दस्तावेज दिए गए हैं यह दस्तावेज गलत हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह बीमा कंपनी अपने बीमा धारक को या फिर उस प्रस्तावक को प्रश्न पूछ सकती है, और यदि वह जो बीमा धारक है या फिर जो आपका प्रस्तावक है वह सही उत्तर नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में बीमा कंपनी को यह अधिकार होता है कि वह उस पॉलिसी को रद्द कर दे। अच्छा, इसका जो समय अंतराल है, यानी जिस डेट में पॉलिसी चालू हुई हो या फिर रिवाइव हुई हो, या जिस डेट में जो आरोहक है, आरोहक मतलब जो राइडर है, राइडर दिया गया हो, इन तीनों चारों चीजों में से जो सबसे लास्ट में पड़ रहा है उसके 3 साल के अंदर इसकी समय सीमा होती है। अब देखिए, सपोज दैट कि कोई पॉलिसी है 2.5 साल चली हुई है और जो बीमा कंपनी है वह निर्णय ले लेती है कि इस पॉलिसी को हमको रद्द करना है। आपका जो ग्राहक है वह इस चीज को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बीमा कंपनी है उसको 90 दिनों के अंदर ग्राहक के द्वारा जितनी भी प्रीमियम जमा की गई है उस कंपनी को बीमा धारक को वापस करना होगा। अब यहाँ पर भी यह जो गलत बयानी शब्द आया है इसका स्पष्टीकरण किया गया है। इस स्पष्टीकरण में क्या लिखा हुआ है कि इस उपधारा के लिए गलत बयानी या तथ्य के छिपाने को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि इसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृत जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं हो। यानी जो जोखिम है कोई ऐसी जानकारी है जिसकी वजह से कि रिस्क कवर सीधा
सीधा सीधा प्रभावित न होता हो। तो यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो इसको साबित करने का जो दायित्व होगा वो बीमा कर्ता का होगा। यदि बीमा कर्ता इस तथ्य से अवगत होता है तो बीमित को जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की गई होती। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यह जो चीज है जिसके कारण से कि बीमा पॉलिसी या जो कहा जाए कि रिस्क कवर है वह रिस्क कवर डायरेक्ट प्रभावित होता है, तो इसका स्पष्टीकरण बीमा कंपनी, बीमा करता मतलब बीमा कंपनी को इसका स्पष्टीकरण करना होगा। क्योंकि सपोज दैट अगर कोई ऐसी जानकारी है और वह जानकारी फॉर्म में दी गई होती तो बीमा कंपनी वह पॉलिसी ही जारी नहीं करती। उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी है यह कंफर्म हो गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा प्रयास होगा कि आपके कंफ्यूजन का अतिशीघ्र समाधान कर सकूं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। देखिए यह जो धारा है यह धारा बीमा कंपनी को आयु प्रमाण पत्र मांगने से नहीं रोकती है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई पॉलिसी जारी होती है तो पॉलिसी का जो आधार होता है यानी जो प्रीमियम डिसाइड होती है वह प्रीमियम ग्राहक की एज के ऊपर निर्धारित होती है। तो बीमा कंपनी जब भी चाहे वह जो आयु प्रमाण पत्र है वह बीमा धारक से मांग सकती है, बशर्ते कि उस पॉलिसी में यह शर्त हो कि वह पॉलिसी उचित एज प्रूफ के साथ ही जारी की जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति का सिग्नेचर कराना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर सिग्नेचर करा लेते हैं। हमने सूरज सिंह पटेल और विनोद पटेल का सिग्नेचर यहाँ पर करा लिया है। अब बारी आती है बीमा अधिनियम 1938 की धारा 41 का। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी लगभग सभी अभिकर्ताओं को होती है, लेकिन फिर भी संक्षेप में मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। इसका यह जो पहला ऑप्शन है यह कहता है कि बीमा पॉलिसी को बेचने के लिए कोई भी अभिकर्ता या कोई भी ग्राहक अभिकर्ता के कमीशन की लेन देन के विषय में कोई छूट या किसी भी तरह के गिफ्ट न ही दे सकता है न ही स्वीकार कर सकता है। यदि अभिकर्ता यह कहता है कि यदि आप पॉलिसी ले लीजिए तो हम अपना कमीशन छोड़ देंगे, तो इस तरह का अगर कुछ भी अगर पाया जाता है तो उसको कानूनी रूप में अपराध माना जाएगा। चाहे पॉलिसी लेना हो, चाहे पॉलिसी को रिवाइवल कराना हो, किसी कंडीशन में किसी भी तरह के छूट की यानी बीमा को बेचने के लिए कमीशन की छूट की या कमीशन की मांग अगर की जाती है तो वह कानूनी अपराध की दायरा में आता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी है कि जब अभिकर्ता अपने खुद के जीवन पर अगर बीमा करता है तो उसको जो कमीशन मिलता है उसको इस चीज से मुक्त रखा गया है। अच्छा, इसका जो दूसरा ऑप्शन है यह कहता है इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में चूक करने वाला व्यक्ति दंड का पात्र होगा और यह दंड 10 लाख रुपए तक हो सकता है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो कमीशन की मांग करता है या कमीशन को देता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का दंड लग सकता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति यानी जो आपका भावी बीमा धारक है दोनों का सिग्नेचर कराना होता है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट करा लेते हैं। यहाँ हमने प्रस्तावक का और जो विनोद पटेल हैं इन दोनों लोगों का सिग्नेचर करा लिया। अब राइट साइड में यहाँ पर अभिकर्ता का सिग्नेचर होगा। तो चलिए हमने यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हिंदी में देखिए एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सपोज दैट कोई एक ऐसा शब्द है या ऐसी कोई लाइन है या ऐसा कोई पैराग्राफ है जिसके कारण की विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में जो अंग्रेजी में जो लाइन लिखी होगी वही मान्य होगी। तो इसके साथ ही आपका पेज संख्या 11 कंप्लीट हो जाता है और अब हम चलते हैं पेज संख्या 12 की ओर। तो दोस्तों इस समय आपको अपने स्क्रीन पर फॉर्म संख्या 340 का पेज नंबर 12 दिखाई दे रहा है। अब यह जो पेज संख्या 12 है इसमें LIC कहती है कि यह जो प्रस्तावित व्यक्ति है यानी जो आपका बीमा धारक है उसको भरना होगा। अब यहाँ पर यह जो प्रश्न दिए जा रहे हैं यह मैच्योरिटी बेनिफिट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। यदि आपका बीमा धारक अपनी मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहता है तो उसको यह डिटेल भरनी होगी। तो दोस्तों दोनों ही तरीकों से यानी अगर आपका ग्राहक सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहता है तो कैसे भरेंगे और यदि वह सेटलमेंट ऑप्शन में अपनी मैच्योरिटी को नहीं लेना चाहता है तो इस ऑप्शन को कैसे भरेंगे, इसको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। देखिए है क्या कि अगर आप कॉम्बिनेशन प्लान सेल करेंगे तो कॉम्बिनेशन प्लान को सेल करने में इस सेटलमेंट ऑप्शन का बहुत बड़ा उपयोग होता है। तो इसलिए यह जरूरी है कि इस हिस्से को कैसे भरा जाएगा सबसे पहले तो यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर यह जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में LIC पूछती है कि क्या इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है इस मैच्योरिटी को आप सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहते हैं। तो हमको यहाँ पर उत्तर लिख देना है हाँ। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया हाँ।
हाँ, इसके बाद यदि आप यहाँ पर हाँ चूज करते हैं तो 3 क्वेश्चन और हाईलाइट हो जाते हैं। इन 3 क्वेश्चन के उत्तर आपको भरने होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन LIC पूछती है कि जो आप सेटलमेंट ऑप्शन लेना चाहते हैं या कितने वर्षों के लिए चाहते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए। तो चलिए हम चूज कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राहक है वह 10 साल के लिए सेटलमेंट ऑप्शन चाहता है, यानी जो अपनी मैच्योरिटी है वह 10 सालों में पाना चाहता है। तो हमको क्या लिखना होगा, हम यहाँ लिख देंगे 10 ईयर, और यह जो 5 और 10 लिखा हुआ है इसको हम कट कर देंगे। अब बात आती है दूसरे प्रश्न पर। अब यदि आपका जो बीमा धारक है वह पॉलिसी की मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहता है तो वह 2 तरीकों से सेटलमेंट ऑप्शन चयन कर सकता है। यदि वह चाहे तो पूरा का पूरा पैसा सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकता है, या फिर मैच्योरिटी का कुछ हिस्सा नगद ले ले और शेष जो पैसे हैं उसको सेटलमेंट ऑप्शन में ट्रांसफर कर सकता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी मैच्योरिटी को हमको सेटलमेंट ऑप्शन में देना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण लाभ राशि, और यहाँ पर हम 100% नोट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरी राय एक होगी, जब भी आप पॉलिसी की मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में देते हैं तो या तो आप 100% चयन कीजिए, और यदि आंशिक लाभ राशि अगर आप चूज करते हैं तो 50% ही चूज कीजिए। यदि आप इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन अगर चयन करते हैं तो फिर जब आपका प्रपोजल टाइप हो जाता है तो एक बार जरूर ध्यान से कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक होते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में LIC कहती है किस्त भुगतान का तरीका, यानी जो सेटलमेंट ऑप्शन है आपका ग्राहक कैसे लेना चाहता है, हाफ ईयरली मोड में, ईयरली मोड में, क्वार्टरली या मंथली मोड में। तो चलिए हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राहक है वह पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है उसके सेटलमेंट ऑप्शन को वह वार्षिक मोड में लेना चाहता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वार्षिक। अब देखिए है क्या कि यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं। रूल यह है कि यदि आपका ग्राहक मासिक मोड को चूज करता है तो जो उसकी न्यूनतम किस्त होगी वह 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि क्वार्टरली मोड चूज करता है तो 15,000 से, हाफ ईयरली मोड चूज करता है तो 25,000 से, और ईयरली मोड चूज करता है तो 50,000 से कम की राशि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप यह जो भुगतान की अवधि है 5 साल, 10 साल और 15 साल, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, या फिर जो भुगतान का तरीका है ईयरली से हाफ ईयरली से क्वार्टरली या फिर मंथली में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हमारे केस में हमारा जो ग्राहक है या पॉलिसी की पूरी मैच्योरिटी पाना चाहता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं लागू नहीं, और इस तरह से आप क्रॉस कर सकते हैं यदि आपका ग्राहक पॉलिसी की मैच्योरिटी को सेटलमेंट ऑप्शन में नहीं लेना चाहता है। अब इसके बाद डेट और स्थान लिखना होता है। तो जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है उसी डेट को और स्थान को यहाँ पर लिखना होता है, और इसके बाद प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति का नाम लिखना होता है। तो ठीक इसी तरह से आप प्रस्तावक और प्रस्तावित व्यक्ति का नाम लिख देंगे, और राइट साइड में प्रस्तावक का और जो आपका बीमित व्यक्ति है उसका दोनों का सिग्नेचर यहाँ पर आपको कराना होता है। चलिए हम दोनों का यहाँ पर सिग्नेचर करा लेते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम नीचे की ओर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यह क्वेश्चन डेथ क्लेम बेनिफिट के संदर्भ में है। यहाँ पर LIC कहती है कि पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो क्या आपका बीमा धारक पॉलिसी की जो डेथ क्लेम है उसको सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहेगा। यदि वह सेटलमेंट ऑप्शन में डेथ क्लेम को पाना चाहता है तो जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर भरा है ठीक उसी तरह से इसको यहाँ पर हम भरेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिख देते हैं। अब ठीक इसके बाद यहाँ पर आपको डेट और स्थान लिखना होता है, और फिर आपको प्रस्तावक का और फिर जो आपका बीमा धारक है इन दोनों का नाम लिखना होता है, और फिर राइट साइड में आपको सिग्नेचर करा देना होता है। और जैसे आप इतना सब कंप्लीट कर लेते हैं तो अब आपका जो फॉर्म संख्या 340 है यह पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। और अब आप यदि इस फॉर्म को लेकर अब ब्रांच में जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका फॉर्म में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इन 4 वीडियो के जरिए जो आपको जानकारी मिली है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी। दोस्तों वीडियो के आखिरी में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा। रिक्वेस्ट यह है कि मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है काफी लंबी वीडियो मैंने बनाई है, और यही वजह है कि हमारी वीडियो को बहुत सारे कम लोगों ने देखा है। खैर कोई बात नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि यदि आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी हुई है उस पर क्लिक करके
हमारी इस वीडियो को और हमारे चैनल को प्रमोट करने में हमारी मदद जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो हमारा प्रयास रहा है कि छोटी से छोटी जानकारी को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे और भविष्य में भी आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो। यदि ऐसा कुछ है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न निसंकोच पूछ सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि सिर्फ आप अपने प्रश्न पूछें। यह वीडियो आपको कैसी लगी है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लंबी होने के बावजूद भी आपने अपना कीमती समय हमें दिया और पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।